डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया और आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बकाया पोर्शन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग अवर थर्ड लेक्चर, लेट्स समराइज अवर सेकंड लेक्चर कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए एटीपी की प्रोडक्शन होती है और ये रिस्पायरेशन तभी पॉसिबल होगा ह्यूमंस के अंदर व्हेन देयर इज गैसियस एक्सचेंज व्हिच मींस द इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनहेलेशन का प्रोसेस है ये और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस डिफरेंट ऑर्गन्स के जरिए परफॉर्म किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट ऑर्गन और विजिबल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज nose. Nose is followed by pharynx. Then we have the larynx, जिसको voice box कहा जाता है, and then we move on to the trachea. So now we will start our second part of the human respiratory system from trachea. It lies below the larynx. Larynx के बाद का portion है ये, और उसके साथ साथ it is also known as what? It is also known as the windpipe. So it is actually a pipe through which the air pass in and out during inspiration and expiration respectively. So याद ये रखना है कि हमारे पास जो ट्रेकिया है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, that is about 10 to 12 centimeter long, and its की जो width है that width is equal to what? That is equal to the 2 centimeter. Now dear students, जो ट्रेकिया की walls हैं they are stiffened. Stiffened का मतलब सख्त हुई हैं, पकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है, with what? With about 16 to 20 horseshoe shaped cartilaginous incomplete rings. Incomplete rings. So dear students, ये as a MCQ आपको याद ये रखना है कि ट्रेकिया में हमारे पास 16 से 20 रिंग्स होती हैं जिसको आप horseshoe shape या C shape या इनकम्प्लीट रिंग्स बोल सकते हैं, और ये जो रिंग्स हैं दे आर व्हाट? दे आर कार्टिलेजिनियस. सो डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि आपके पास एक 16 से 20 रिंग्स हैं और वो एक दूसरे के साथ पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं. क्यों? अंदर वाली साइड पे एक मेम्ब्रेन मौजूद है और एक बाहर वाली साइड पे. तो इसका मतलब कि जो रिंग्स हैं वो सैंडविच्ड हुई हैं इन द व्हाट? इन द मेम्ब्रेन्स. सो इसके लिए हम दूसरा लफ्ज यूज कर सकते हैं, एम्बेडेड. लफ्ज इसके लिए यूज कर सकते हैं एम्बेडेड. जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए ये लफ्ज सुना था, दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड. तो इसी तरह जब हम ट्रेकिया के लिए बात करते हैं कि जो इनकम्प्लीट रिंग्स हैं वो एम्बेडेड हैं, मतलब बंद हैं. किसमें? इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि इसकी मेम्ब्रेन के तौर पे काम करते हैं. नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जो ट्रेकिया है इसकी जो वॉल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हैं, ये जो वॉल्स हैं इनके ऊपर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं और साथ में सिलिएटेड सेल्स होते हैं. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द ट्रेकिया आर लाइंड विद व्हाट? विद सिलिएटेड म्यूकस. सो यहाँ पे जो सिलिएटेड वर्ड है इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट व्हाट? About the cilia cells and the mucus. Mucus is actually secreted by mucus secreting cells. So ट्रेकिया की जो इनर लाइनिंग है वहां पे सीलिया सेल्स भी मौजूद हैं और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी मौजूद हैं. और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स करते क्या है? दैट दे सिक्रीट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द म्यूकस. सो म्यूकस एक्चुअली क्या है? इट इज स्टिकी सॉल्टी लिक्विड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है? क्यों ट्रेकिया की जो इनर लाइनिंग है वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं? इसका जवाब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज अ ट्रेकिया और ट्रेकिया की जो इनर लाइनिंग है यहाँ पर हमारे पास म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स मौजूद हैं और साथ में सिलिएटेड सेल्स मौजूद हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, सिलिएटेड सेल्स नाम से ही जाहिर है कि ये वो सेल्स हैं जिनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम सीलिया बोलते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू इनहेल द एयर, जब आप एयर को इनहेल करते हैं देन व्हाट हैपेंस कि अगर एयर में जब एयर फ्लो कर रही है फ्रॉम pharynx to the trachea,
तो जब एयर आ रही है और मैं ये कहूं कि एयर में आपके पास कुछ डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं या कुछ पैथोजेंस मौजूद हैं या कोई स्पोर्स मौजूद हैं फंजाई के, सो व्हाट विल हैपन कि जब एयर ट्रेकिया में मूव करेगी, सो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं दे विल एडहेयर, दे विल व्हाट एडहेयर, यहाँ पे मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ एडहेयर का। एडहेयर का मतलब जो है वो एडहेशन से निकला है। एडहेशन मीन्स व्हाट, अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सो म्यूकस चूंकि स्टिकी है, सो इसके साथ जितना भी फॉरेन पार्टिकल होगा रादर देन द एयर, जिसमें डस्ट आ सकती है, बैक्टीरिया आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं, सो ये तमाम का तमाम मटेरियल जो है ये चिपकता जाएगा, एडहेयर होता जाएगा ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ द म्यूकस, जिसकी वजह से लंग्स में कोई भी फॉरेन एंटीजन एंटर नहीं हो पाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये इमेजिन करें कि हम अपनी पूरी लाइफ में लेट्स सपोज 60 to 70 इयर्स में बहुत सारा धुआं जो है वो गाड़ियों का धुआं भी हो सकता है, स्मोकिंग भी हो सकती है, हमारी लंग्स में जाता है। सो अगर उन तमाम पार्टिकल्स को म्यूकस रोकता है तो एक स्टेज आएगी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे ट्रेकिया की इनर लाइनिंग में, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो विड्थ है या जो डायामीटर है या जो ओपन एरिया है ट्रेकिया का वो कम होता जाएगा और एक स्टेज आएगी कि हमारी ट्रेकिया जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी उस गंध की वजह से जिसको म्यूकस ने ट्रैप किया है। बट इट नेवर हैपेंस, ऐसा होता नहीं है। क्यों? जवाब इसका है हमारे पास सीलिएटेड सेल्स, क्योंकि ये सेल्स क्या है, दे हैव द सीलिया। सो यहाँ पर सीलिएटेड सेल्स होंगे एंड दे हैव व्हाट, अ लार्ज नंबर ऑफ सीलिया ऑन देम। सो ये सीलिएटेड सेल्स जो हैं म्यूकस के साथ मिलकर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सो दीस सीलिएटेड सेल्स will bring that solution of dust and the mucus to the pharynx. So ये ciliated cells जो हैं ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिसके नतीजे में जितने भी म्यूकस में डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं वो ऊपर की तरफ लैरिंक्स को क्रॉस करके आएंगे इनटू द फेरिंक्स, और फेरिंक्स से वहाँ पे उस थूक को, उस गंध को, उस बलगम को हम बाहर गिरा देते हैं। तो इसकी वजह से जो विंड पाइप है वो आपके पास कभी भी ट्रैप नहीं होती है। इन्हीं तमाम फंक्शंस को हम समराइज करें, सो हम ये कहेंगे दैट ट्रेकिया एक्ट एज व्हाट, इट एक्ट एज अ पैसेजवे, मतलब ये एक रास्ता है जिससे हवा गुजर रही है। उसके साथ साथ जो ट्रेकिया है व्हाट इट डज, ये मॉइस्चन करता है, गीला करता है बिकॉज ऑफ द म्यूकस, और जो एयर है उसको वार्मथ भी प्रोवाइड करता है। सो अगर एयर ड्राई होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से रिस्पायरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज नहीं होगी और गैसियस एक्सचेंज बहुत कम होगा। लेकिन अगर एयर जो है वो वार्मथ होती है और उसके साथ साथ मॉइस्ट होती है तो उसकी एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूकस क्या प्रोवाइड करता है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, स्मोक पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, पैथोजेंस को ट्रैप करता है। तो इसका मतलब कि जो ट्रेकिया है वो हम इंसानों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग अस व्हाट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि आप फर्स्ट ईयर की इम्यूनोलॉजी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। ये वो डिफेंस है जो कि फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है और एज ए केमिकल बैरियर के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन एंटीजन आसानी से एक ह्यूमन बॉडी में एंट्री नहीं कर सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम पॉइंट्स ट्रेकिया के हवाले से याद ये रखें। नाउ व्हाट विल हैपन कि ट्रेकिया में जब एयर आएगी वो एयर जो है नाउ एंटर इनटू द लंग्स। कैसे? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Now dear students, what happens कि जो ट्रेकिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, that this portion you can see is actually what, that is the trachea. Now this trachea is now
dividing into two main branches. ये जो ट्रेकिया है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है और ये दोनों ब्रांचेस जो हैं they are what? They are the bronchi. So it means कि bronchi जो है वो एक्चुअली ट्रेकिया से अराइज होते हैं in both direction, right bronchi as well as the left bronchi. Now dear students, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि जो ट्रेकिया में मैंने रिंग्स बनाई हैं उसी तरह की रिंग्स जो हैं वो आपके पास ब्रोंकाई में भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोंकाई है वो अपनी शेप में, अपने स्ट्रक्चर में रिजेंबलेंस रखता है विद व्हाट? विद द ट्रेकिया। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस मौजूद है और वो डिफरेंस ये है कि ट्रेकिया के अंदर जो इनकम्प्लीट रिंग्स मौजूद हैं उनका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ब्रोंकाई के जो रिंग्स हैं। सो ब्रोंकाई में जो कार्टिलेज प्लेट्स मौजूद हैं वो एक्चुअली स्मॉल डायमीटर की हैं एज कम्पेयर टू द ट्रेकिया। लाइकवाइज जो यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद है वो एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रहा है? It is actually providing what? It is actually providing the support to the walls of bronchi, जिसकी वजह से bronchi जो है वो easily collapse नहीं होते। और यही बात ट्रेकिया के लिए भी है कि अगर let's suppose आप कोई sheep लेते हैं, कोई दूसरा animal लेते हैं और उसके ट्रेकिया आप लेते हैं और उस ट्रेकिया को आप दबाते हैं, तो जैसे ही आप फोर्स रिलीज करेंगे इट विल अगेन ओपन। सो इसकी जो ओपनिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्टिलेज रिंग्स हैं वो एक्चुअली बर्दाश्त करती हैं किसी भी डिफॉर्मिटी को और वापस अपनी शेप में आ जाती हैं बिकॉज कार्टिलेज जो है वो थोड़े बहुत इलास्टिक होते हैं। लाइकवाइज जो ब्रोंकाई है आफ्टर एंटरिंग इनटू द लंग्स, लंग्स में इंटर होने के बाद, जैसे ही आपको ये लंग का पोर्शन नजर आ रहा है, लंग में इंटर होने के बाद जो ब्रोंकाई है उससे बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि थ्रू आउट द लंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और ये जो ट्यूब्स हैं इनमें कोई भी कार्टिलेज ट्रेकिया और ब्रोंकाई की तरह मौजूद नहीं होता और इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? जो कि फुल लंग में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? They are actually called as bronchioles. Now dear students, bronchioles को अगर हम define करेंगे, so they are located at the ends of the bronchi. This is the end of bronchi. Now after that the bronchi are present, but the bronchioles terminate. Bronchioles खत्म कहाँ पे हो रही हैं? उस पॉइंट पे हो रही हैं जहां से alveoli स्टार्ट हो रहे हैं। और अल्वेलाई हमारे पास एक्चुअली एयर सैक्स हैं जहां पे ओरिजिनल गैसियस एक्सचेंज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन दे आर लोकेटेड एट द एंड्स, इनकी लोकेशन एट द एंड्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड दे टर्मिनेट नियर द अल्वेलाई। और इन ब्रोंकियोल्स की डायमीटर कितनी है? दैट इज अबाउट 1 मिलीमीटर। सो इट मींस दे आर वेरी थिन, ये बहुत ज्यादा पतली होती हैं, पतली ट्यूब्स होती हैं और इनके अंदर कोई भी कार्टिलेज रिंग या कोई भी कार्टिलेज प्लेट जो है वो मौजूद नहीं होती। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रोंकियोल्स हैं इनकी अगर हम वॉल्स को डीपली स्टडी करते हैं तो पता ये चलता है कि इसकी जो वॉल्स हैं वो बनी है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। किससे? फ्रॉम क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और एपिथेलियम आपको पता है इंतहाई पतली लेयर होती है और उसके साथ साथ इसमें मौजूद है लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। जो ब्रोंकियोल्स हैं ये बने हैं एपिथेलियल लेयर से, कौन सी? क्यूबॉइडल एपिथेलियल से, लेकिन इनमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मसल्स की बात करें सो मसल्स एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज हैं। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ट्रेकिया के जो रिंग्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं इन दी व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू। सो इसी तरह जो ब्रोंकियोल्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वहां पे भी कनेक्टिव टिश्यू मतलब स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। और स्मूथ मसल्स वो टाइप ऑफ मसल्स हैं जो कि स्केलेटन के साथ अटैच्ड नहीं है, जो कि हार्ट की वॉल्स या हार्ट के स्ट्रक्चर को बनाते नहीं है। और याद ये रखना है कि जो स्मूथ मसल्स हैं दे हैव द ability to contract as well as
रिलैक्स, जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ भी सकते हैं एंड रिलैक्स फैल भी सकते हैं। और यही मेन प्रॉपर्टी है किसकी, स्मूथ मसल्स की। लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब कि अगर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं सो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। सो दे आर एक्चुअली व्हाट, देयर मूवमेंट्स, देयर कॉन्ट्रैक्शन, देयर रिलैक्सेशन इज ऑटोमेटिक एंड दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते। नाउडेज स्टूडेंट्स, जब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये खुल भी सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एयर प्रेशर कम होगा, अगर एयर प्रेशर कम है और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब टोटल एयर में ऑक्सीजन कितना प्रेशर बना रहा है इसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, अगर वो कम होगा तो इसका मतलब जो बॉडी के अंदर एयर फ्लो है वो भी ऑटोमेटिकली कम होगी। सो व्हाट विल हैपन, थ्रू द ब्रेन messages will pass to the bronchioles and they will get open। ये डायलेट करेंगे, ये क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। डायलेट का मतलब ओपन होंगे। जब खुलेंगे तो इसका मतलब इनमें एयर फ्लो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और अगर एयर प्रेशर, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हम बात करें, एयर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा एयर मूव करेगी। अब ज्यादा एयर बॉडी के अंदर वो चाहिए भी नहीं। इसीलिए जो ब्रोंकियोल्स हैं वो अपने साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पतले हो जाते हैं और एयर फ्लो जो है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ब्रोंकियोल्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली रेगुलेटिंग, मींस कंट्रोलिंग द एयर फ्लो थ्रू डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब लंग्स के अंदर एयर फ्लो को जो ब्रोंकियोल्स हैं वो कंट्रोल में रखती हैं। जब जरूरत ज्यादा एयर की होती है सो दे डायलेट, मतलब ओपन, और जब कम एयर की जरूरत होती है सो दैट इन दिस कंडीशन द ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, वो सिकुड़ती हैं, पतली होती जाती हैं। इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे कि जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं, दे हैव आर्टीरियोल्स जो होती हैं, दे हैव द एबिलिटी टू व्हाट, टू डायलेट एंड टू कॉन्स्ट्रिक्ट, ताकि डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो जो है वो कम या ज्यादा हो सके। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू के लिहाज से याद ये रखना है कि जो ब्रोंकियोल्स हैं दे डू नॉट हैव एनी कार्टिलेज प्लेट्स और कार्टिलेज रिंग्स जैसा कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई में मौजूद है। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, दे एक्चुअली कंट्रोल द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल प्रेशर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब एयर जो है वो ब्रोंकियोल्स के जरिए फ्लो करेगी इनटू द लंग, मतलब फुल लंग में एयर डिस्ट्रीब्यूट होगी। जिन टिप्स के ऊपर जहां पर ब्रोंकियोल्स खत्म होती हैं उससे आगे हमारे पास क्या मौजूद है, वी हैव व्हाट, अल्वेलाई। और अल्वेलाई एक्चुअली क्या कहलाते हैं, अल्वेलाई को हम एयर सैक्स भी बोलते हैं। सैक्स जो है, सैक हम बोलते हैं थैली को। एयर सैक्स से मुराद कि ये वो थैलियां हैं जिनमें एयर मौजूद होगी एंड दे आर व्हाट, दे आर राउंड इन शेप। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर डिटेल्स ऑफ alveoli. So here students, we will discuss now what, we will now discuss the alveoli, and alveoli are also known as what, they are also known as air sacs where gaseous exchange occurs. इसका मतलब ये हुआ कि nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, ये जो तमाम ट्यूब्स हैं, ये जो तमाम रास्ते हैं, दे आर जस्ट पैसेजवेज, ये सिर्फ रास्ते हैं जिसमें से एयर फ्लो कर रही है। अल्वेलाई आपके पास वो ऑर्गन है जहां पे एयर में मौजूद ऑक्सीजन एंट्री करेगी इनटू द ब्लड और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्वेलाई में आएगा और अल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में, लैरिंक्स, फारिंक्स एंड अल्टीमेटली वी विल एक्सपायर इट। जो ऑर्गन गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है
जो पार्ट गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वन एंड ओनली अल्वेलाई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो रिस्पायरेटरी सरफेस में हमने बात की थी कि रिस्पायरेटरी सरफेस को क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए, जहां से गैसियस एक्सचेंज होती है। तो इसका मतलब कि जो अल्वेलाई है ये एक्चुअली वो पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का जहां पर गैसियस एक्सचेंज होती है। सो इसका मतलब अल्वेलाई की वॉल्स क्या है, दे आर रिस्पायरेटरी surfaces and the membrane of alveoli is 0.1 micrometer thick। तो इसका मतलब ये बहुत पतले होते हैं, एयर इनसे इजीली इन एंड आउट हो सकती है। Now dear students, जो alveoli है they are covered with a dense network of capillaries। जो alveoli है इनकी ऊपर सराउंड होती हैं बहुत सारी कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि ब्रोंकियोल से एयर जो है वो पास ऑन होगी इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द अल्वेलाई। एयर जो है वो जब अल्वेलाई में जाएगी, सो अल्वेलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, सो वहां से एयर डिफ्यूज होगी इनटू द ब्लड। कैसे? सिंपल डायग्राम से हम शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक अल्वेलाई को ड्रॉ करते हैं। सो अल्वेलाई एक्चुअली बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्लियर? दिस इज एन अल्वेलाई। और इसके नीचे या इसके ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है? वी हैव व्हाट? वी हैव द कैपिलरी, जिसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूं। और ये कैपिलरी में क्या मौजूद है? वी हैव ऑल द ब्लड। ब्लड में मौजूद होती हैं रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल में मौजूद है हीमोग्लोबिन। सो व्हाट विल हैपन, ये जो अल्वेलाई है इसमें एक्चुअली एंट्री होगी किसकी? एयर, ऑक्सीजन की। जब अल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम होगा, सो दिस ऑक्सीजन will diffuse from the walls of alveoli and from the walls of capillaries to the blood। और इसी तरह ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अल्वेलाई के अंदर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगी, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्वेलाई में आएगा, एंड फ्रॉम द अल्वेलाई इट विल मूव ऑन टू द ब्रोंकियोल्स, फ्रॉम ब्रोंकियोल टू द ब्रोंकाई, और वही तरतीब और नोज के जरिए एक्सपायरेशन होगी। सो याद ये रखना है दैट अल्वेलाई आर कवर्ड बाय व्हाट? विद बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो अल्वेलाई है इनकी जो मेम्ब्रेन है, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है क्या? वी हैव व्हाट? द स्क्वैमस एपिथेलियम। जो इसकी मेम्ब्रेन है वो बनी है फ्रॉम स्क्वैमस एपिथेलियम मेम्ब्रेन, और इसकी जो सेल्स हैं वो एक्चुअली क्या है? फ्लैटेंड हैं, मतलब चिपटे हुए हैं, फ्लैट शेप के हैं। और उसके साथ साथ जो अल्वेलाई है इनमें क्या मौजूद है? वी हैव कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। और डियर स्टूडेंट्स, याद ये रखना है कि जहां पर भी कोलेजन प्रोटीन की बात आती है तो इसका मतलब इट विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द अल्वेलाई ताकि वो इजीली कोलैप्स ना कर सके। एंड दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इलास्टिक फाइबर्स। नाउ व्हाट डज इलास्टिक फाइबर्स डू? अगर लेट्स सपोज कोई एक बंदा इस जगह पे पंच करता है, सो अल्वेलाई पे ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ेगा, अल्वेलाई कंप्रेस होंगे, बट ड्यू टू इलास्टिक फाइबर्स दे विल अगेन ओपन। तो इसका मतलब कि अल्वेलाई जो है वो पतले तो हैं, थिन मेम्ब्रेन से तो बने हैं, बट उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी भी लिमिटेड फोर्स को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक इंसानी बॉडी के लिए प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। सो अल्वेलाई जो है वो भी एक किस्म की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। कैसे? कि जो अल्वेलाई की वॉल्स हैं वो एक्चुअली सिक्रीट करती हैं एक केमिकल को जिसको हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं। और इस सर्फेक्टेंट से आपके जहन में सर्फ आ रहा होगा, और इस सर्फेक्टेंट का जो काम है इट इज़ जस्ट लाइक अ डिटर्जेंट, एक सर्फ की तरह, एक डिटर्जेंट की तरह काम है। और डिटर्जेंट करता क्या है? दाग साफ करता है, किसी भी जगह को क्लीन करता है। सो जो अल्वेलाई की वॉल्स है इसके ऊपर सर्फेक्टेंट्स मौजूद हैं, और ये सर्फेक्टेंट्स जो हैं व्हाट इट डज कि अगर एयर में कोई भी पैथोजेंस मौजूद हैं, सो ये सर्फेक्टेंट्स उनकी किलिंग में हेल्प करेंगे। और साथ में
ये जो सर्फेक्टेंट्स हैं ये अल्वेलाई की वॉल्स को मॉइस्ट रखती हैं ताकि सरफेस टेंशन अच्छा हो और एयर फ्लो इन एंड आउट जो है वो बहुत एफिशिएंट हो. सो स्पेशल सेल्स दैट सिक्रीट सर्फेक्टेंट्स ऑन द इनसाइड लाइनिंग जो कि लोअर करता है सरफेस टेंशन को और ये एज अ किलर भी काम करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और पैथोजेंस के लिए. नाउडेज स्टूडेंट्स ब्रोंकाई इंटर होते हैं इनटू द लंग्स. तो इसका मतलब कि ब्रोंकाई का कुछ हिस्सा ब्रोंकियोल्स और मिलियंस ऑफ अल्वेलाई और मिलियंस ऑफ अल्वेलाई में यहाँ से मुराद क्या है कि आपके पास जो लंग है उसमें 700 मिलियन ऑफ अल्वेलाई होते हैं. सो इस पॉइंट को हम एज एमसीक्यू याद रखेंगे कि अल्वेलाई जो है दे आर व्हाट दे आर 700 मिलियन एंड नंबर. नाउ स्टूडेंट्स लंग्स के अंदर ब्रोंकाई का कुछ हिस्सा तमाम ब्रोंकियोल्स तमाम अल्वेलाई मौजूद है. सो लंग्स की डिटेल में आते हैं एंड एज यू वुड बेटर नो दैट वी हैव व्हाट टू लंग्स और वो टू लंग्स कहाँ पर मौजूद हैं इन द थोरैसिक कैविटी. ह्यूमन बॉडी के 3 मेन रीजन्स हैं. वन इज द हेड, सेकंड वन इज द थोरैक्स एंड द थर्ड वन इज द एब्डोमेन जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स मौजूद हैं. ये जो एरिया है दैट इज एब्डोमेन, दैट इज द थोरैसिक जिसको छाती कहा जाता है. और थोरैसिक कैविटी जो है अंदर जो खाली जगह है उस ज़्यादा खाली जगह को घेरा हुआ किसने है लंग्स ने है. तो हम ये कह सकते हैं दैट थोरैसिक कैविटी मेजर पोर्शन इज कवर्ड बाय व्हाट बाय द टू लंग्स. नाउडेज स्टूडेंट्स जो दोनों लंग्स हैं इनको कवर कौन कर रहा है दे आर कवर्ड बाय व्हाट दे आर कवर्ड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन. और प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये 2 इन नंबर होती है और प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं जो कि आपको लेक्चर नंबर 4 में क्लियर होगा कि कैसे हम सांस लेते हैं कैसे ब्रेन हमारी सांसों को कंट्रोल करता है. ये तमाम डिटेल्स आपके पास आएगी. नाउडेज स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिहाज से कुछ पॉइंट्स हैं कि जो राइट लंग है उसका साइज लेफ्ट लंग से ज़्यादा है जिसकी वजह से जो राइट लंग है वो टोटल वॉल्यूम लंग्स का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 56% हिस्सा है और जो लेफ्ट लंग है वो टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट हिस्सा है 44% है. तो इसका मतलब कि जो लेफ्ट लंग है वो साइज में छोटा है और राइट लंग जो है वो साइज में बड़ा है. यही वजह है कि जो राइट लंग है वो बना है 3 लोब से और लेफ्ट लंग बना है 2 लोब से. व्हाट आर लोब्स? लोब्स का मतलब है हिस्से. जैसे आप लोगों ने लिवर कलेजी खाई होगी मुर्गी की कलेजी. तो उस कलेजी को जब आप देखते हैं तो एक 2 बड़े हिस्से होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. इस एक हिस्से और दूसरे हिस्से को हम लॉब्स बोलते हैं LOBES. सो जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स हैं. कौन कौन से? वी हैव अ सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब. जबकि जो आपके पास लेफ्ट लंग है इसमें 2 लोब्स हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर. नाउ डियर स्टूडेंट्स जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होने की दूसरी वजह क्या है कि लेफ्ट साइड पे एक्चुअली हमारे पास हार्ट मौजूद है. सो हार्ट कुछ एरिया कवर कर रहा है हमारी थोरैसिक रीजन का जिसकी वजह से लेफ्ट लंग का साइज छोटा है. सो इसको हम ऐसे कहेंगे दैट द लेफ्ट लंग रिप्रेजेंट 44% of the total lung volume and is composed of 2 lobes. Why? Because of asymmetric position of the heart. Heart की position की वजह से right lung का size छोटा है. Nowadays students जो lungs हैं इनकी जो bases हैं bases का मतलब जहाँ पे lungs खत्म हो रही होती हैं वो actually touch हो रही होती हैं with the diaphragm. With what? With diaphragm. So their bases rest पड़े होते हैं डायफ्राम के ऊपर जबकि इनकी जो एपेक्सेस हैं एपेक्स का मतलब है टिप्स. जैसे आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि एपेक्स ऑफ द स्टेम पे होते हैं टिप्स पे होते हैं वहीं से लफ्ज़ आप याद रख सकते हैं. सो जो इनकी एपेक्स हैं या जो टिप्स हैं वो फर्स्ट रिब तक पहुंचती हैं. पहली जो पसली है जिसको पश्तो में पुख्तई बोलते हैं वहाँ तक पहुँचती है. और जो रिब्स हैं वो करती क्या है लंग्स की प्रोटेक्शन करती है. सो डियर स्टूडेंट्स ये था आपके बोर्ड के एग्जाम का एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन आ सकता है दैट डिस्क्राइब इन डिटेल द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो हाउ यू विल आंसर इट
Human respiratory system consists of different organs: nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole, and alveoli and lungs. So dear students, what you will do, इन नामों को तरतीब से लिखने के बाद आप नोज को एक्सप्लेन करेंगे, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे. Then structure and function of the pharynx, then structure and function of the larynx, then structure and function of trachea, bronchi, bronchioles, and ultimately the lungs. So इस तमाम क्वेश्चन में अगर आपने डिटेल से सुना हो, गौर से सुना, तो आपको पता ही चलेगा कि तमाम ऑर्गन्स की डेफिनेशन हमने की, उनके स्ट्रक्चर बताए और उनके फंक्शन बताए. स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर जो है लंग का, अल्वेलाई का, किन किन चीज़ों से बना हो सकता है. सो वो तमाम बातें आपके पास आई. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका क्या है कि लंग्स में कितना वॉल्यूम आ सकता है एयर का. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, दैट इज द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटी? कैपेसिटी मीन्स सलाहियत, कि एक लंग के अंदर कितनी सलाहियत है एयर को लेने की. सो याद ये रखना है कि लंग्स हैव द कैपेसिटीज ऑफ व्हाट, ऑफ अबाउट 5 लीटर एयर, बट इस 5 लीटर में बहुत कम जो है वो यूज़ होता है और टोटल कैपेसिटी हमारे पास ये है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लंग वॉल्यूम्स की बात करते हैं, सो लंग में दो किस्म के वॉल्यूम्स पाए जाते हैं. वन इज कॉल्ड एज व्हाट, द टाइडल वॉल्यूम, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज व्हाट, एज द रेजिडुअल वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं एक सिंगल ब्रेथ में. सो what is tidal volume? Tidal volume is the amount of air inhaled and exhaled, और ये amount कितनी है? This is about 500 ml. इसी तरह dear students, residual volume. Residual volume हमारे पास वो volume of air है जो कि lungs में रह जाती है. कब? After forceful expiration, कि जब आप बहुत जोर से expire करते हैं, फिर भी लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर मौजूद होती है. उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेसिडुअल वॉल्यूम. सो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ग्राफ के जरिए क्लियर करते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं ये बात करूँ कि जो वॉल्यूम है उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ इन ml. इन व्हाट? ml. सो ये ml जो y एक्सिस पे मौजूद है, दिस इज द वॉल्यूम. डन. और ये जो x एक्सिस पे है, इसको आप कंसिडर करें, दैट इज द टाइम फॉर अ ब्रीथ. सो व्हाट हैपेंस कि हमारी जो ब्रीथिंग है वो शुरू जीरो से नहीं होती. मतलब जो लंग वॉल्यूम्स हैं वो कभी जीरो नहीं होते, कुछ ना कुछ एयर उनमें मौजूद रहती है. सो पहले आते हैं टू द टाइडल वॉल्यूम. सो होता ये है कि फॉर एग्जांपल वी हैव व्हाट, ये जो ये एरो ऐसे शो किया जा रहा है, दैट शोज द इनहेलेशन. आफ्टर इनहेलेशन व्हाट विल हैपन? एक्सहेलेशन. सो ये कह सकते हैं कि एरो से ये शो हुआ, दिस इज व्हाट, इनहेलेशन, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्सहेलेशन. देन अगेन इनहेलेशन एंड देन अगेन एक्सहेलेशन. सो ये जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल जो कि ब्लैक और ब्लू से शो हो रही है, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. और ये क्या है हमारे पास? दैट इज द टाइडल वॉल्यूम. और ये वॉल्यूम कितना है? दैट इज व्हाट, 500 ml. नाउ यहाँ पे मैं कंसिडर करूँ, नॉर्मली मैं ब्रीथ कर रहा हूँ बट मुझे कुछ फील नहीं हो रहा. आप भी दौरान लेक्चर मुसलसल सांस ले रहे हैं, आपको फील नहीं हो रहा, क्योंकि आप एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं इनवॉलंटरीली. और ये अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल क्या है? दिस इज टाइडल वॉल्यूम. बट इफ यू टेक अ डीप ब्रेथ, सो जब मैंने बहुत ज़्यादा सांस ली, इनहेलेशन मैंने ज़्यादा की, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास इनहेलेशन क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. इनहेलेशन इंक्रीज हो गई है दोबारा से. ये जो एयर मैंने इनहेल की, ये एक्चुअली टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा एयर को इनहेल की. सो ग्राफ आपके पास क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है. ऑटोमेटिकली जब आप एक्सपायर करेंगे, सो यही अमाउंट ऑफ एयर जो है ये एक्सपायर होगी.
क्लियर? लेकिन अब हम दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। अगर मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करता हूं, जोर से सांस निकालता हूं, एक्सपायर करता हूं, जैसे सो अप टू अ लिमिट आई कैन एक्सपायर, एक लिमिट तक मैं एक्सपायर कर सकता हूं। इसी ग्राफ को फिर हम क्या करेंगे, वी विल पुट इट डाउन, इसको हम नीचे लाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ सकता। हमारे पास जो वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो को टच नहीं कर सकती। जीरो तक आप बिल्कुल लंग्स में जितना वॉल्यूम है वो बाहर नहीं निकाल सकते, लंग्स के अंदर भी कुछ ना कुछ एयर रहेगी। सो यहां तक हमने एक्सपायर किया। अब ये जो सारे का सारा यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, ये यहां से यहां तक का, ये एक्चुअली क्या है, वो अमाउंट ऑफ एयर है। ये एक्चुअली क्या है, अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी लंग्स में ये वॉल्यूम बच जाता है, और ये वॉल्यूम कितना है, दिस इज अबाउट 1500 ml, जैसे कि मैंने आपको यहां पे भी मेंशन किया हुआ है। सो ये जो वॉल्यूम है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर है लंग्स में जो मौजूद है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जबकि ये जो अमाउंट ऑफ एयर है यहां से यहां तक, जो कि कितनी है 2500 टू 3000, दैट इज व्हाट 500 ml, ये आपके पास क्या है, दिस इज एक्चुअली टाइडल वॉल्यूम, दिस इज व्हाट टाइडल वॉल्यूम। नाउ यहाँ पे हम इनहेलेशन ज़्यादा की, एक्सहेलेशन भी ज़्यादा हुई, ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं होता, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट हैपेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इन लंग वॉल्यूम्स को आपने याद रखना है, और ये याद रखना है कि अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप कर भी देते हैं तब भी लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बाकी रहेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दो वॉल्यूम्स के साथ हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग पे जाएंगे कि हाउ योर ब्रेन कंट्रोल योर inspiration as well as expiration voluntarily as well as involuntarily, कैसे दिमाग आपकी सांसों को कंट्रोल करता है आपकी मर्जी के मुताबिक और बगैर पूछे हुए, दोनों तरीकों से। सो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।